आज जीएस के टॉपिक में हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। थोड़ा नेपाल का इतिहास जानेंगे कि आखिर नेपाल का इतिहास क्या है, खासकर वह इतिहास जो लोकतंत्र और राजशाही के समर्थन में टकराव होता रहा है। जैसा कि हाल में अभी घटना घटी है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में लोकतंत्र के विरोध में और राजशाही के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने सड़क पर उतरा और कुछ विद्रोह किया, जिससे कुछ हिंसाएं घटनाएं घटी। इसको रोकने के लिए नेपाली आर्मी को सड़क पर उतरना पड़ा और ये जो बात है पूरे विश्व में फैल गई। तो दोस्तों, थोड़ा सा आज जिस टॉपिक में हम नेपाल के देश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी पहचान कभी राजाओं और उनकी शाही परंपराओं से थी, लेकिन आज ये देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी राह तलाश रहा है। हालांकि यह सफर आसान नहीं रहा। 240 साल पुरानी राजशाही का अंत, शाही परिवार का नरसंहार, इसके बाद लोकतंत्र की राह में आई चुनौतियों को देखते हुए लगता है कि नेपाल का जो इतिहास है एक बहुत रोमांचक और थ्रिलर की तरह है। आखिर वहाँ राजा का शासन खत्म कैसे हुआ, शाही परिवार का नरसंहार किसने किया और इसमें क्या कोई भारत की भूमिका थी, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। नेपाल का इतिहास शाह वंश से गहराई से जुड़ा है। 1768 में गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने छोटे छोटे रजवाड़ों को एकजुट कर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। इतिहास बताता है कि गोरखा साम्राज्य के अंतिम राजा और नेपाल साम्राज्य के पहले राजा पृथ्वीनारायण शाह ने 1769 में काठमांडू, पाटन, भदगांव के 3 मल्ल राजाओं पर विजय प्राप्त कर नेपाल का एकीकरण किया। शाह वंश का दावा था कि वह प्राचीन भारत के राजपूतों के वंशज हैं। अगले 250 साल तक यह वंश नेपाल पर राज करता रहा। इस दौरान नेपाल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से खुद को बचाए रखा, पर 1814 और 16 के एंग्लो नेपाल युद्ध में उसे अपनी कुछ जमीनें गंवानी पड़ी, जो आज भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हैं। 19वीं सदी में राणा वंश का उदय हुआ, जिसने शाह राजाओं का नाम मात्र शासक बना दिया और असली सत्ता अपने हाथ में ले ली। और तभी से राणा और शाह में युद्ध की जो स्थिति है चलती रहती है। राणाओं ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखे, लेकिन 1951 में जन आंदोलन के बाद राजा त्रिभुवन ने राणा शासन को उखाड़ फेंका और शाह वंश को दोबारा स्थापित कर दिया नेपाल में। यह वह दौर था जब नेपाल में लोकतंत्र की नींव पड़ रही थी, लेकिन राजशाही अभी भी मजबूत थी। 1959 में नेपाल में पहली बार संसदीय चुनाव हुए, लेकिन 1960 में तत्कालीन राजा महेंद्र ने लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर दिया और पंचायती शासन व्यवस्था लागू की। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन हुआ, जिससे बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन राजशाही अभी भी बरकरार रही। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि राजशाही परिवार का नरसंहार कब हुआ। नेपाल के इतिहास में 1 जून 2001 का दिन काले अक्षरों में दर्ज है। उस रात काठमांडू के रणहिती पैलेस में साप्ताहिक शाही भोज चल रहा था। तभी अचानक सैनिक वर्दी पहनकर हाथों में बंदूक लिए क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह आए और अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस नरसंहार में राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, रानी ऐश्वर्या और उनके बेटे निरंजन, बेटी श्रुति और परिवार के अन्य 7 सदस्य मारे गए। दीपेंद्र ने बाद में खुद को भी गोली मार ली और जांच में बाद में पता चला कि यह जो नरसंहार था यह पारिवारिक विवाद का एक नतीजा था। दीपेंद्र को ग्वालियर के शाही परिवार की देवयानी राणा से प्यार हो गया था, लेकिन रानी ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया था। कारण यह था कि ग्वालियर ऐश्वर्या के जो पुराने संबंध थे ठीक नहीं थे, यानी पुरानी दुश्मनी थी, जिसको देखते हुए वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही थी। दीपेंद्र की शादी सुप्रिया शाह से कराने की तैयारी अभी चल रही थी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने काफी नशा किया और नशे की हालात में दीपेंद्र ने उस रात अपने परिवार का नरसंहार कर दिया। हालांकि कुछ लोग इसमें भारत का हाथ भी बताते हैं, जैसा कि जितने पड़ोसी देश हैं जब कोई घटना घट जाती है तो चुपचाप वो भारत पर इल्जाम लगा लेते हैं और भारत की जो खुफिया एजेंसी है राव का नाम हमेशा सबसे पहले आता है, क्योंकि ये सदाबहार मुद्दा है खासकर पड़ोसी देशों का, जबकि अभी तक कोई इसके ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अब धीरे धीरे नेपाल राजशाही के अंत की तरफ बढ़ रहा था और लोकतंत्र का धीरे धीरे उदय हो रहा था। शाही नरसंहार ने नेपाल को हिलाकर रख दिया। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र को ताज सौंपा गया, लेकिन जो ज्ञानेंद्र थे राजा वीरेंद्र की तरह उतने प्रभावशाली नहीं थे। उस समय नेपाल माओवादी विद्रोह के दौर से गुजर रहा था।
96 से शुरू हुआ यह आंदोलन राजशाही के खिलाफ था और देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के मुद्दे को उठा रहा था। इस माओवादी आंदोलन का नेतृत्व प्रचंड, जिसको हम पुष्प कमल दहाल के नाम से जानते हैं, वह इसका संचालन कर रहे थे। नेपाल से राजशाही को समाप्त करके एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। फिर अचानक 2005 में ज्ञानेंद्र ने तख्ता पलटकर सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया। 2006 में जन आंदोलन के जरिए जनता सड़क पर उतर आई। माओवादी और राजनीतिक दलों के दबाव में ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा। 28 मई 2008 को संविधान सभा ने 560 और 4 के बहुमत से राजशाही को हमेशा के लिए खत्म करके नेपाल में लोकतंत्र की नींव रख दी। ज्ञानेंद्र को अपना घर छोड़कर एक आम नागरिक बनना पड़ा। अब दोस्तों, भारत ने इसमें क्या मदद की, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि यह पहलू भी हमें जानना चाहिए। नेपाल और भारत का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। नेपाल की राजशाही के दौरान भारत ने कई बार उसकी मदद की। 1951 में जब राजा त्रिभुवन राणा शासन के खिलाफ अपना विद्रोह कर रहे थे तो दिल्ली में शरण लिए हुए थे। तब से भारत ने उन्हें समर्थन दिया और राणा शासन को खत्म करने में उनकी भरपूर मदद की। 2008 में राजशाही के खात्मे में भी जब भारत की भूमिका की अहम मानी जाती है। माना जाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी राव ने माओवादी नेता पुष्प कमल दहाल के प्रचंड के साथ मिलकर नेपाल को लोकतांत्रिक बनाने में योगदान दिया था, क्योंकि आरोप लगता है कि जो भारत है लोकतांत्रिक देश है, वह राजशाही पसंद नहीं करता है। परंतु इसके पीछे तर्क ये भी दिया जाता है कि जो चीन का प्रभाव था वह नेपाल में बढ़ रहा था, इसको रोकने के लिए भारत ने ऐसा किया। परंतु जो भी भारत पे आरोप लगे हैं उसके अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके अगर इन आरोपों को छोड़ दें, तब भी भारत ने नेपाल की हमेशा आर्थिक बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कई क्षेत्रों में सदियों से मदद करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। अब दोस्तों, हम एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जो पहले भारत के साथ में या भारत के सहयोग से अपनी सत्ता को हासिल किए, परंतु बाद में उन्होंने भारत के साथ गद्दारी किया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। कुछ लोग लगाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नेपाल की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पुष्प कमल दहल प्रचंड की, जिसके बारे में अभी हम कुछ देर पहले बात कर चुके हैं। अब थोड़ी सी उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर एक बिंदु को देख लेना आवश्यक होता है। प्रचंड ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर की। 1980 के दशक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। 1996 में उन्होंने नेपाल में माओवादी जनयुद्ध की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राजशाही को उखाड़ फेंकना और एक गणतंत्र की व्यवस्था करना था। इस दौरान भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार माओवादी जन आंदोलन के दौरान प्रचंड और उनके सहयोगियों ने भारत में आकर शरण ली थी, विशेष रूप से दिल्ली और अन्य शहरों में। वह अपनी गतिविधियां वहीं से संचालित करते थे। हालांकि भारत सरकार ने कभी भी माओवादी को आधिकारिक समर्थन नहीं दिया है, ना ही इस बात को कभी स्वीकार किया है। इसके विपरीत भारत ने नेपाल की तत्कालीन राजशाही सरकार को सैन्य सहायता प्रदान की थी, ताकि माओवादी विद्रोह को दबाया जा सके, क्योंकि अगर पड़ोस में कोई आग लगती है तो एक दिन अपने घर में जरूर लगेगी। इसलिए भारत ने ऐसा किया ताकि जो माओवादी की जो आग है वो नेपाल में शांत हो सके। फिर दोस्तों, 2006 में नेपाल में माओवादी आंदोलन के समापन और शांति समझौते के बाद प्रचंड मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हुए। इस प्रक्रिया में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली और माओवादियों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मध्यस्थता का समर्थन किया। और इसी के साथ ही प्रचंड ने इस दौरान भारत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था सुरक्षा भारत पर बहुत हद तक निर्भर थी। 2008 में जब प्रचंड पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने भारत को धोखा दे दिया, यानी उनको आंख दिखा दिया और कह ले भैया जो करना कर ले, मैं तो अपनी मन की करूंगा। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो यात्रा थी वो चीन की, जबकि जो परंपराएं थी नेपाल के प्रधानमंत्रियों की, वह सबसे पहले यात्रा जो करते थे या दौरा करते थे वह पहले भारत करते थे। परंतु प्रचंड जी ने अपनी पहली यात्रा चीन को की और भारत को इस चीज से बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि यह एक तरह से विश्वासघात की तरह था। ऐसा कदम उठाते ही नेपाल और भारत के संबंधों में खटास पड़नी शुरू हो गई, जिसको देखते हुए प्रचंड ने बहुत कोशिश की कि संबंध को सुधारा जा सके, परंतु वह संबंध कभी सुधरे ही नहीं। जब संबंध नहीं सुधरे तो प्रचंड ने जो भारत के समर्थक थे उनको नेपाल के अंदर दलाल कहा, यानी जो भारत का समर्थन जो नेता या जो लोग करते थे, प्रचंड ने उनको दलाल कहा, क्योंकि वह जो लोकल लोग हैं उनको भारत के खिलाफ भड़का के अपनी राजनीति की ड्यूटियां सीखना चाहते थे।
इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो नेपाल की सेना थी, जो उनमें बड़े बड़े प्रमुख थे, उनको क्या किया, बर्खास्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जितने भी सेना प्रमुख हैं वो भारत के समर्थक हैं, इसलिए सेना में भारत समर्थक नहीं रहने चाहिए। प्रचंड चाहते थे कि सेना प्रमुख वही रहें जो नेपाल की विचारधारा के समर्थक हो, यानी कहने का मतलब कुल मिला के जो प्रचंड जी के विचारधारा के समर्थक हो, ना कि भारत के समर्थक हो। परंतु भारत ने इसको देखते हुए जो वहाँ की मुख्य राजनीतिक पार्टियां थी नेपाल में, जो विरोध विपक्ष में थी या कोई और भी थी, उन सभी को अपने साथ लामबंद किया, और जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रचंड जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और बाद में जो सेना प्रमुख थे वही वहाँ पर दोबारा उनको बहाल कर दिया गया। और दोस्तों, ये जो खींचातानी चलती रही और आज भी चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो मतलब पूर्ण रूप से कहा जाता है कि वह चाइना समर्थक है, भारत समर्थक नहीं हो, और आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। अब दोस्तों, हमने पुष्प कमल दहल के बारे में जाना, क्योंकि वो इनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनकी राजनीति समझना चाहिए था, क्योंकि जो जितनी राजनीति हो रही है लगभग इनके साथ ही चल रही है, और आज भी वो वर्तमान में भी नेपाल में अभी भी है। अब दोस्तों, हम आज की बात करते हैं, वर्तमान 2025 की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल फिर से चर्चा में है। मार्च 2025 तक देश में अस्थिरता बढ़ती रही है, राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, आर्थिक संकट से नेपाल जूझ रहा है, और वहाँ पे हिंदी संस्कृति की पहचान को खत्म होने का लोगों को डर लग रहा है, जिससे वह लोग हिंदू राष्ट्र की भी मांग कई बार कर देते हैं। काठमांडू पर सड़कों पर लोग उतर के राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टियां और हिंदू संगठन नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 80% ज़्यादा हिंदू आबादी यहाँ देश में रहती है, तो इसको सेकुलर ना बनाया जाए, इसको केवल और केवल हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ज्ञानेंद्र शाह अब 77 साल के हैं और चुपचाप काठमांडू में रह रहे हैं। उनके पास अभी भी संपत्ति और प्रभाव है, लेकिन वह सत्ता में लौटने की कोई औपचारिक कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। फिर भी जनता का एक हिस्सा मानता है कि राजशाही के दौर में स्थिरता थी, जो अब गायब हो चुकी है। दूसरी ओर माओवादी नेता और लोकतंत्र के नेता राजशाही का समर्थन करने वालों को गद्दार कह रहे हैं, और वह यह तर्क दे रहे हैं कि यह लोग जो राजशाही का समर्थन कर रहे हैं वह नेपाल से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, और नेपाल में लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इसलिए लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर शाही नरसंहार से लेकर राजशाही के अंत तक यह देश कई उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। भारत ने इसमें दोस्ती और पड़ोसी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है, लेकिन आज नेपाल एक नई मोड़ पर खड़ा है। क्या नेपाल दोबारा राजशाही वापस पा पाएगा? क्या नेपाल में लोकतंत्र एकदम खत्म हो जाएगा? अब दोस्तों, यह तो आने वाला कल ही बताएगा। दोस्तों, पढ़ते रहिए डीवी एजुकेशन के साथ। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।